हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं केपीएस ऑनलाइन क्लासेस। आज इस वीडियो में हम लेक्चर नंबर 4 में सारणी के गुणधर्म में गुणधर्म नंबर 3 तथा गुणधर्म नंबर 3 के बाद जो गुणधर्मों पे चर्चा करेंगे। सारणी के गुणधर्म के अधीन हमने गुणधर्म नंबर 1 तथा गुणधर्म नंबर 2 का अध्ययन कर लिया है। नेक्स्ट गुणधर्म गुणधर्म नंबर 3। इससे पहले मैं आपको वापस बता देता हूं गुणधर्म नंबर 1 क्या था। गुणधर्म 1 के अनुसार यदि किसी सारणी की समस्त पंक्तियों को स्तंभों में या समस्त स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तित कर दिया जाए तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात जैसे कि मान सारणी का आपका तृतीय क्रम का है और उसकी तीनों पंक्तियों को यदि हम तीनों स्तंभों से चेंज कर देते हैं तो भी सारणी का संख्यात्मक मान वही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये तो था आपका गुणधर्म नंबर 1। उसके बाद पढ़ा था हमने गुणधर्म नंबर 2, जिसके अनुसार यदि किसी सारणी की किन्हीं दो पंक्तियों को या किन्हीं दो स्तंभों को उसी सारणी की किन्हीं दो पंक्तियों या स्तंभों से परिवर्तित कर दिया जाए तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात उसका संख्यात्मक मान वही रहता है, लेकिन उसका जो चिन्ह है वो बदल जाता है। यदि मान लीजिए सारणी का मान पहले आ रहा था -7, तो परिवर्तन करने के बाद अर्थात दो पंक्ति या दो स्तंभ में परिवर्तन करने के बाद उसका जो मान आएगा वो आएगा कितना +7। ठीक है, अर्थात उसका क्या हो जाता है, चिन्ह बदल जाता है। यदि परिवर्तन करने से पूर्व मान लीजिए उसका मान है +3, तो दो पंक्ति या दो स्तंभों को परस्पर बदलने पर अर्थात परिवर्तन करने के बाद उसका मान कितना प्राप्त होगा -3। अर्थात यह परिवर्तन कौन सा, दो पंक्ति या दो स्तंभों का परिवर्तन करने पे सारणी के का जो चिन्ह है वो क्या हो जाता है, बदल जाता है। इतना तो हम इससे पूर्व वीडियो में पढ़ चुके हैं। आगे हम गुणधर्म नंबर 3 को पढ़ते हैं। तो देखिए इस नियम के अनुसार यदि किसी सारणी की कोई दो पंक्ति या स्तंभ सर्वसम हो तो सारणी का मान 0 प्राप्त होता है। तो देखो इसका मतलब क्या है, एक तो ये शब्द आपको ये दिक्कत कर रहा होगा, सर्वसम का मतलब होता है एक जैसे या एक जैसा। अर्थात मान लीजिए पहली पंक्ति है 1 3 1 5 8, पहली पंक्ति है, ये तो स्तंभ लिख दिया मैंने, पंक्ति जैसे कि 1 3 5, पहली पंक्ति 1 3 5, तो दूसरी पंक्ति या तीसरी पंक्ति उसमें भी क्या होना चाहिए 1 3 5, चाहे बीच में अन्य कोई पंक्ति है उसका मान कोई भी हो, कुछ भी हो, उसकी कोई भी दो पंक्ति या तो पहली पंक्ति या दूसरी पंक्ति या दूसरी पंक्ति या पहली पंक्ति या दूसरी पंक्ति या तीसरी पंक्ति, कोई भी पंक्ति या कोई भी दो स्तंभ कैसे हो, सर्वसम, तो उस सारणी का मान क्या प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है। उस सारणी का मान 0 प्राप्त होता है। अब देखो सर्वसम का मतलब क्या है, एक जैसे, जो पहला अवयव है वही पहला अवयव होना चाहिए, जो दूसरा अवयव है वही दूसरा अवयव होना चाहिए, जो तीसरा अवयव है वही तीसरा अवयव होना चाहिए। देखो इसको अब हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। कोई एक सारणी ले लेते हैं जिसके कोई दो स्तंभ या जिसकी कोई दो पंक्ति कैसी होनी चाहिए, सर्वसम। देखो माना सारणी के बराबर 2 4 6 1 3 5 2 4 6। अब देखो ये हमने एक सारणी के मानी है और सारणी की हमने किस क्रम की मान ली, तृतीय क्रम की। किस क्रम की, तृतीय क्रम की। और तृतीय क्रम की सारणी का हम मान ज्ञात करेंगे तो कौन से नियम काम मिलेंगे, प्रसार नियम। और प्रसार नियम काम मिलने से पूर्व हम क्या याद रखेंगे, चिन्ह क्रम। पहली पंक्ति के ये प्लस माइनस प्लस, उसके बाद माइनस प्लस माइनस और उसके बाद प्लस माइनस प्लस। अपोजिट चिन्ह आते हैं, पंक्ति में पढ़ो या स्तंभ में पढ़ो। अब देखो ये एक सारणी है जिसमें पहली पंक्ति में अवयव है 2 4 6 तथा तीसरी पंक्ति में भी अवयव है 2 4 6। अर्थात पहली पंक्ति और तीसरी पंक्ति कैसी है, सर्वसम। तो यदि हमारा गुणधर्म नंबर 3 सत्य है तो इस सारणी का मान क्या प्राप्त होना चाहिए, 0 प्राप्त होना चाहिए। देखो चेक करते हैं, इसको प्रसार करते हैं। अब प्रसार हम किसी भी पंक्ति या स्तंभ के सापेक्ष करते हैं, लेकिन शीघ्रता से प्राप्त करने के लिए अर्थात उसका मान प्रसार से शीघ्रता से प्राप्त करने के लिए किसके सापेक्ष करते हैं, जिसमें अधिक से अधिक 0 हो। अब इसमें कोई भी अवयव किसी भी पंक्ति में स्तंभ में 0
नहीं है तो हम किसी पंक्ति या स्तंभ के सापेक्ष कर लेते हैं। देखो R1 के सापेक्ष प्रसार से R1 के सापेक्ष प्रसार से R1 अर्थात पहली पंक्ति ये रही जिसमें पहला अवयव है 2, दूसरा अवयव है 4 और तीसरा अवयव है 6। सारणिक A बराबर पहला अवयव है 2, इसके लिए कौन सा चिन्ह लेंगे हम प्लस, तो ये लिख दिया हमने 2 गुणा। अब इसकी स्थिति का दमन करेंगे अर्थात इसकी पोजीशन में कौन सी पंक्ति में, पहली पंक्ति में, तो पहली पंक्ति छोड़ेंगे। और स्तंभ का दमन करने कौन से स्तंभ में, पहले स्तंभ में, तो पहला स्तंभ छोड़ दिया। इसके अलावा जो अवयव बचते हैं उनको एक छोटी सारणिक में लिखेंगे जिसको हम लघु सारणिक या उप सारणिक बोलते हैं, और जिस क्रम में अवयव बचते हैं उनको उसी क्रम में लिखते हैं। 3 5 4 6 बचे थे, इनको यूं हमने लिख दिया है। ठीक, अब देखो 2 को ले लिया हमने। अब R1 में अगला अवयव देखिए, अगला अवयव कौन सा है 4 के लिए कौन सा चिन्ह लेंगे हम माइनस, तो ये -4 गुणा। अब इसकी स्थिति का दमन कीजिए, अवयव जो 4 है ये कौन सी पंक्ति में, पहली पंक्ति में, तो पहली पंक्ति छोड़ेंगे। स्तंभ में पढ़ेंगे तो ये है दूसरे स्तंभ में, तो दूसरे स्तंभ का दमन कर देंगे। कौन कौन से अवयव बचे, अब 1 5 2 6, इनको लिखो 1 5 2 6, ये उप सारणिक या लघु सारणिक प्राप्त हो गई। आगे 4 के बाद देखिए अगला अवयव कौन सा है, R1 में ही पढ़ रहे हैं हम, तो R1 में अगला अवयव है 6, इसके लिए 6 के लिए कौन चिन्ह लेंगे हम प्लस, तो ये लीजिए +6 गुणा। 6 की स्थिति का दमन कर दीजिए, 6 है पहली पंक्ति में और स्तंभ में पढ़ेंगे तो तीसरे स्तंभ में है ये, तो तीसरे स्तंभ का दमन कर दिया। अब ये बचे 1 3 2 4, 1 3 2 4, ठीक है। ये लीजिए मान याद कीजिए आगे इसका, सारणी के बराबर 2 गुणा द्वितीय क्रम का उपसारणिक है, ये भी द्वितीय क्रम का और ये भी द्वितीय क्रम का, द्वितीय क्रम का उपसारणिक जिसका मान कैसे ज्ञात करते हैं, मुख्य विकर्ण के अवयव का गुणा माइनस प्रमुख विकर्ण के अवयव का गुणा। तो 3 गुणा 6 18 माइनस 4 गुणा 5 20, आगे है -4 गुणा 1 गुणा 6 6 माइनस 2 गुणा 5 10 प्लस 6 गुणा 1 गुणा 4 कितना प्राप्त होगा 4, इसके बाद लगता है माइनस 2 गुणा 3 कितना प्राप्त होगा 6। ये लीजिए सारणिक A बराबर 2 गुणा 18 माइनस 20 कितना प्राप्त होगा -2, लिखा इसको। आगे है -4 गुणा 6 माइनस 10 प्राप्त होगा -4, आगे +6 गुणा 4 माइनस 6 कितना प्राप्त होगा -2, इनको गुणा कर लीजिए आपस में। सारणिक A बराबर 2 गुणा -2 माइनस का 4, माइनस का 4 गुणा माइनस का 4 प्लस का 16, और देखो प्लस का 6 और माइनस का दोनों गुणा करेंगे तो माइनस का 12। अब यहाँ पे माइनस की संख्या एक साथ जोड़ लीजिए और प्लस की संख्या एक साथ जोड़ लीजिए, -4 और -12 कितना हो जाएगा माइनस का 16 और ये प्लस का 16, अर्थात 16 में से 16 घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें 0। तो सारणिक A का मान यहाँ पे कितना प्राप्त हुआ है हमें 0। और नियम भी क्या कह रहा है कि यदि किसी सारणी की कोई दो पंक्ति या स्तंभ कैसे हो सर्वसम अर्थात एक जैसे हो तो उस सारणी का मान क्या प्राप्त होता है 0 प्राप्त होता है। हमने इसको एक उदाहरण लेके सिद्ध कर दिया है, ठीक है। तो ये हो गया आपका गुणधर्म नंबर 3, नोट कीजिएगा इसको। उदाहरण आप कोई भी ले सकते हो। इसके बाद अगला गुणधर्म पढ़ेंगे, गुणधर्म नंबर 4। गुणधर्म नंबर 4 है, यदि किसी सारणी की किसी एक पंक्ति या स्तंभ को किसी अशून्य अचर संख्या के
अनइक्वल टू 0। अचर संख्या को हम किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, k से। तो s शून्य अर्थात उसका मान किसके बराबर नहीं होना चाहिए, शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। नियम है, यदि किसी सारणी की किसी एक पंक्ति या स्तंभ को किसी अशून्य अचर संख्या से गुणा कर दिया जाए, गुणा कर दिया जाए तो किसी अशून्य अचर संख्या से गुणा कर दिया जाए तो सारणी का मान भी, सारणी का मान भी उस अशून्य अचर संख्या, उस अशून्य अचर संख्या से गुणा हो जाता है, गुणा हो जाता है। देखो इसका अर्थ क्या है, यदि किसी सारणी की किसी एक पंक्ति या कोई एक पंक्ति ले लिया आपने, कोई एक स्तंभ ले लिया जिसको हम किसी अशून्य संख्या, जैसे कि मान लीजिए हमने किससे गुणा कर रहे हैं हम 2 से। अब किसी पंक्ति या किसी स्तंभ को किससे गुणा कर रहे हैं हम 2 से, तो आगे नियम क्या कह रहा है, गुणा कर दिया जाए तो सारणी का मान भी उस अशून्य अचर संख्या से गुणा हो जाता है। अर्थात मान लीजिए पहले कोई सारणी थी a जिसका मान पहले हमें प्राप्त हो रहा था 15। अब हमने क्या किया, उसकी पहली पंक्ति अर्थात r1 को किससे गुणा कर दिया 2 से। तो अब 2 से गुणा करने के बाद उस सारणी का मान क्या प्राप्त होगा, तो नियम के अनुसार उसका मान भी इस 2 से क्या हो जाएगा गुणा। पहले सारणी का मान कितना प्राप्त हो रहा था 15, तो अब सारणी का मान कितना प्राप्त होगा 15 गुणा 2 अर्थात 30। ठीक है, देखो इसको एक उदाहरण लेके समझते हैं। माना सारणी के बराबर, अब यह नियम भी ध्यान रखना, जो भी हम नियम पढ़ेंगे वो प्रथम क्रम, द्वितीय क्रम तथा तृतीय क्रम तीनों के लिए लागू होंगे। यहाँ पे मैं द्वितीय क्रम का कोई एक सारणी ले रहा हूँ, आसानी से जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। मैंने ले लिया इधर 5 8 3 6, ये एक सारणी ले लिया द्वितीय क्रम का है, जिसमें पहली पंक्ति में अवयव है 5 और 8 तथा द्वितीय पंक्ति में अवयव है 3 और 6। अब देखो इसका मान ज्ञात करते हैं। सारणी के बराबर द्वितीय क्रम का है, कैसे मान ज्ञात करेंगे, मुख्य विकर्ण के अवयव का गुणा 5 गुणा 6 कितना प्राप्त होगा 30, माइनस 3 गुणा 8 कितना प्राप्त होगा 24। अब 30 माइनस 24 करेंगे हम तो प्राप्त होगा हमें 6। इसको लिख दिया हमने इक्वेशन नंबर 1। अब देखो नियम के अनुसार इसके किसी भी एक पंक्ति स्तंभ को किसी अशून्य संख्या से गुणा करते हैं। अब मान लीजिए मैं कर रहा हूं 100 गुणा 3 से। अब 3 से किसको गुणा कर रहा हूं r1 अर्थात प्रथम पंक्ति को। r1 को 3 से गुणा करने पर क्या कर रहा हूं मैं, r1 को किससे गुणा कर रहा हूं 3 से। तो देखो क्या प्राप्त होगा, सारणी के बराबर r1 अर्थात पहली पंक्ति को। अब पहली पंक्ति में जो भी अवयव है किससे गुणा हो जाएंगे 3 से। 3 को 5 से गुणा करना है और 8 को भी किससे गुणा करना है 3 से। अब r2 के अवयव ये सेम रहेंगे, इनमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे क्योंकि हमने लिखा क्या है कि r1 को 3 से गुणा करने पर r1 क्या दर्शाता है प्रथम पंक्ति को। देखो सारणी के बराबर क्या प्राप्त होगा 3 गुणा 5 15, 3 गुणा 8 24। द्वितीय पंक्ति के अवयव एज इट इज रह जाएंगे, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब नियम के अनुसार हमने किससे गुणा कर दिया, किसी अशून्य संख्या 3 से गुणा कर दिया। अब 3 से गुणा कर देंगे तो पहले हमें सारणी का मान प्राप्त हो रहा था 6, सारणी का संख्या का मान कितना आ रहा था 6। अब नियम के अकॉर्डिंग सारणी का नया मान वो कितना प्राप्त होना चाहिए 6 गुणा 3 अर्थात 18 प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि सारणी का मान अब देखो नियम के अनुसार किससे गुणा हो जाता है, उससे अशून्य संख्या से गुणा हो जाता है। अब 6 को 3 से गुणा करेंगे कितना प्राप्त होगा 18। अब देखेंगे इसका प्रसार करते हैं या इसका मान ज्ञात करते हैं 18 प्राप्त होता है या नहीं होता है। इधर देख लीजिए ये जो सारणी के है इसमें r1 के अवयव को 3 से गुणा कर दिया। अब देखते हैं इसका प्रसार ज्ञात करके 15 गुणा 6 मुख्य द्वितीय क्रम का, इसलिए मुख्य विकर्ण के अवयव का गुणा प्राप्त करते हैं। 15 गुणा 6 कितना प्राप्त होगा 90। इसके बाद लगाते हैं हम
माइनस, अब 24 गुणा 3 कितना प्राप्त होगा, ये होगा प्राप्त आपको 72, 24 3 72। सारणिक ए बराबर, अब 90 माइनस कितना करना है 72, तो कितना आएगा 18, कितना प्राप्त होगा 18। इसको लिख दिया मैंने समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 हम पहले ही लिख चुके हैं। अब देखो सारणिक ए का नया मान कितना है 18 और पूर्व मान कितना था 6, तो 6 गुणा 3 कितना होता है 18। तो पहले जो सारणिक थी जिसमें हमने कोई परिवर्तन नहीं किया था, उसके बाद अब हमने परिवर्तन करके जो मान प्राप्त किया है वो पूर्व सारणिक के मान का कितना गुना है 3 गुना है। कितना गुना है 3 गुना, और हमने प्रथम पंक्ति को किससे गुणा किया था 3 से। ठीक है, तो यहाँ पे नियम ये वेरीफाई हो जाता है, अर्थात यदि किसी सारणी की किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ को किसी अशून्य संख्या से गुणा करते हैं तो सारणी का मान भी अशून्य अचर संख्या, अशून्य के साथ हम कौन और लगाएंगे अचर संख्या। ठीक है, यदि किसी सारणी की किसी एक पंक्ति, अब ये जो गुणा किया है हमने वो किसी एक पंक्ति में या किसी एक ही स्तंभ में ही होगा। अब ये आपकी मर्जी, आप उसको R1 से गुणा करो या R2 से गुणा करो या R3 से या फिर किसी एक स्तंभ से गुणा करो। ठीक है, यदि किसी सारणी की किसी एक पंक्ति या स्तंभ को किसी अशून्य अचर संख्या से गुणा कर दिया जाए तो सारणी का मान भी उस अशून्य अचर संख्या से गुणा हो जाता है। अर्थात पहले जो सारणी का मान प्राप्त हो रहा है वह अचर संख्या से क्या हो जाएगा गुणा। जैसे कि यहाँ पे गुणा हो गया 6 गुणा 3 कितना 18, प्राप्त भी कितना हुआ है हमें 18। तो आज इस वीडियो में जो नियम पढ़ लिए हमने, मुद्दा नंबर 3 और मुद्दा नंबर 4 नोट कर लीजिए इसे।